अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला। आपको मेरी कहानी का तो पता ही है। 2023 के अंदर इस वक्त मैं सीएसएस के एग्ज़ाम दे रहा था और आज है जनवरी। और जनवरी के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं मॉक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन देखें एक साल में कैसे ज़िंदगी बदल गई कि अब ये मेरे कमरे में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरी फ़्लाइट है। आई एम गोइंग टू यूके। देखें तो सही कि ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। अगर आप मेरी एज के हो ना, मतलब अगर आप 22 से नीचे हैं ना, तो तब आपको ये लग रहा होगा यार कितना ही गुड लक है भाई, ये बाहर जा रहा है, इंजॉय करेगा, मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी ये वो। लेकिन अगर आप मेरी एज के हैं, ठीक है, अगर आप 22 से ऊपर हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो जो मुसरत, वो जो खुशी हमें 18 साल से लेके 22 के दरमियान में होती है ना, यार बाहर जाएंगे, पता नहीं किस तरह की लग्जरी लाइफ होगी, वो आपको 22 के बाद रियलाइज़ होता है यार कि ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें सोशल मीडिया हमारे दिमागों में डाल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो भाई ऐसा है कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेरा तकरीबन 9 मुल्कों के अंदर एडमिशन हो गया था, कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, स्पेन, चेक रिपब्लिक और पुर्तगाल और स्पेन, पता नहीं कौन कौन सा मालिक है। लेकिन मसला मुझे ये आ रहा था कि भाई मेरा वीज़ा वहाँ का नहीं लग रहा था। वीज़े के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये किया कि मैंने यूके में अप्लाई किया, क्योंकि भाई यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि ईजिली वीज़ा दे रहे हैं आपको। हाँ, कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। फिर मैंने मतलब यूके में किया अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे यूके इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आपको ना मतलब लाइक विद इन 1 मंथ जो है ना वीज़ा मिल जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम रियल हैं और आपने तमाम चीज़ें जो प्रोसेस है ना अगर वो टाइम पे किए। ठीक है, तो मैंने यूके में अप्लाई कर दिया और यूके में मेरा एडमिशन हो गया। पहले भी हुआ था, अभी मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा से हो गया, फिर मैंने सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। और अब इस वक्त मैं जो है ना वो बाहर जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद मेरी फ़्लाइट है। तो यार ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये जो तमाम मैंने प्रोसेस किया है, ये मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगा, किसी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने बाहर कैसे अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में जो आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ ना, वो ये कि यार कि भाई पाकिस्तान को छोड़ना ना इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। हाँ, अगर आपने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पढ़ा है, जाना है, आपको समझ है पाकिस्तान की वैल्यू की इन इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है, इन वर्ल्ड मैप के अंदर, ठीक है, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान क्या बला है और फिर आप जो है उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर इट इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन। लेकिन मसला ये है कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, इतने मुल्क के हालात ख़राब हैं, इतने मुल्क के हालात ख़राब हैं, यानी कि मैं अब न्यूज़ पढ़ता हूँ तो सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती यार पढ़ के यार। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा, अब वो नवाज शरीफ जैसे बंदे को जो है ना वो रिहाई दे देगा और उसको डिसक्वालीफाई से निकाल के क्वालिफाई कर देगा अगेन। और तमाम चोरों की और घटिया किस्म के जो लोग हैं उन लोगों की तस्वीरें आपको पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की कंपेन के अंदर नज़र आएंगी। और जो अच्छा इंसान है उसकी एक भी तस्वीर, वो अगर खिताब भी करना चाहे तो इंटरनेट का शट डाउन हो जाए। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएँ तो फिर आप मतलब कैसे आप यहाँ पे रहना पसंद करोगे ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होगी, मैंगो होगी यहाँ पे। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 3 से 5 वीडियोस बनाई थी और बड़ी मैंने खुल के बात की थी और तमाम चीज़ें मैंने आर्मी की रियलिटी बताई थी, इस कंट्री के पार्लियामेंटेरियंस की रियलिटी बताई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो अपलोड की ना, तो भाई मेरे पेरेंट्स को कि वो मेरी तमाम वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने कैसे डिलीट कर, मुझे फ़ौरन से डिलीट करना पड़ी, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे चल रहे थे कि वो आपको पता है कि उठा उठा के लेके जा रहे हैं। बहरहाल मैंने डिलीट कर दी। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई इंसान यहाँ पे बात नहीं कर सकता। ठीक है, किसी के हक में बात ही नहीं कर सकते आप, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ उसे देख के जो हमें नज़र आता है, तो रहने का दिल करता है भाई, मेरे जैसे बंदे का यहाँ पे रहने का दिल करेगा जिसके ख्वाब इतने बड़े हैं। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो इस कंट्री के अंदर पैदा हो गया है जहाँ पे उसके ख्वाब तो दूर की बात, उसकी ज़बान को ताले लगे हैं, बोलने का हक ही नहीं है। कैसे वो रह सकते हैं। तो यार मैंने सीएसएस की पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी की थी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरी 16 साल की एजुकेशन जनाब एक तरफ है और जो मैंने वो 2 सालों में तैयारी की है ना वो एक तरफ है। उस चीज़ ने मुझे मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके लिए मतलब मेरी नीयत भी बड़ी प्योर थी। मैंने हर चीज़ को सेक्रीफाई किया यार। मैंने अपने रिलेशंस को, अपनी मोहब्बत को, अपने घर वालों को, ठीक है, अपनी एज को, मेरे बाल उतर गए, मेरा पेट बाहर आ गया भाई। मैं वो बंदा हूँ जो मार्शल आर्ट्स लड़ता रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग का चैंपियन रहा हूँ और ये मेरे साथ हालत होगी कि मतलब बैठ बैठ के पढ़ के अपनी हर चीज़ को मैंने सेक्रीफाई किया। और एट द एंड 10 मार्क्स की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि यू आर नॉट कैपेबल कि आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन कर सकें, और इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बात यह है कि ज़िंदगी लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट।
आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप किसी भी फेलियर की वजह से रुक नहीं सकते हो, ठीक है ना। उन्होंने मुझे कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम आपको रखेंगे नहीं, ठीक है। इस बना पर तुम्हारा सिस्टम है ना, जो सिविल सिस्टम है वो चल रहा है, ठीक है। मैंने बाहर के इंटरव्यूज़ दिए, 9 से 10 मुल्कों के मैंने इंटरव्यूज़ दिए, ऐसे नहीं एडमिशन हुआ मेरा, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद इंटरव्यू जाता रहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से ऐसे लिखवाए हैं, ठीक है। इंग्लिश मेरी वीक है ना शायद, इसलिए मैं वहाँ पे एडमिशन ले ली है। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो शायद मेरे वहाँ पे एडमिशन भी ना होते, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बिना पर वो जज करते हैं। तो भाई ये क्राइटेरिया है इनका आपको जज करने का, ये तमाम वजूहत है जिसकी बिना पर यार मतलब अंदर से ना एक नदामत सी भी होती है कि आज जिस जगह पे मतलब एक साल पहले जिस मेरे कारपेट के ऊपर मेरे मेरे पूरे कमरे के ऊपर किताबें बिखरी थी, ठीक है, आज उस जगह पर कोई किचन का सामान बिक रहा है, कोई मेरे कपड़े बिक रहे हैं, भाई मेरे टैची बिक रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है और बाहर जाने की बिल्कुल तैयारी हो रही है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ना मतलब इतना मैं डिसहार्ट हुआ हूँ कि मैं बिल्कुल भी 1% जो होती है ना मुझे खुशी नहीं है मुल्क छोड़ने की, कि वो कहते हैं ना कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये वो वाला सीन इस वक्त मेरे साथ चल रहा है। अजीब है यार, ये सिस्टम बहुत अजीब है। और आपको पता है मैंने जहाँ तक इस सिस्टम को पढ़ा है, आपको मैं एक रियलिटी बता दूँ कि एक सदी तक, एक 100 ईयर्स तक ये सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, 100 साल तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। वाई नेशंस फेल के अंदर ना ऑथर ने बड़ी पहली बात की, उसने कहा नेशंस तभी कामयाब होती हैं जब उनकी पॉलिटिकल एलीट जो है उनका उस नेशन की बढ़ाई के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर फ़ायदा होता है। जब उनकी तरक्की, उसकी नेशन की तरक्की के अंदर एलीट, पॉलिटिकल एलीट का फ़ायदा नहीं होगा तो वो नेशन कभी भी तरक्की नहीं करेगी। वो कभी भी जो पॉलिटिकल एलीट है वो नहीं चाहेगी कि ये लोग तरक्की करें। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, केपीके में देख लें, इवन साउथ पंजाब के अंदर आप ये देख लें, चीज़ें इंप्लीमेंट होती नज़र आ रही है। वडेरा सिस्टम है, फ्यूडलिज्म है, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग को शौर आए, ठीक है। और बहुत कम गिने चुने लोग ऐसे हैं जो कि इन एरियाज़ के अंदर जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे, ठीक है, जो इस चीज़ को समझते होंगे और अगर वो उनको चीज़ की समझ आ गई ना तो वो इस मुल्क में नहीं रह रहे, वो इस मुल्क से बाहर है, ठीक है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह के बहुत से लोग हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल मैं जब शॉपिंग करने गया था ना, या अपने टैची केस लेने गया था, तो वो मुझे बंदा बता रहा था, यार कहता है यार आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ। उसने कहा यार यकीन जानो कि 7 से 8 बंदे आज एक दिन में मेरे पास आए हैं, आज सुबह से लेकर अब तक, जो कि कोई नॉर्वे जा रहा है, कोई स्वीडन जा रहा है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसको मुल्कों के नाम नहीं आते। कहता है अजीब अजीब यार, मतलब सारे कहते हैं यंगस्टर थे, आप ही की तरह से यूथ है। तो मैंने कहा यार यही रियलिटी है भाई कि अब कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता, किसी को मौका मिले ना, सिर्फ यकीन जानो मौका मिले, वो यहाँ से निकलने को 100% तैयार है। तो यार मैं भी आपको ये रेकमेंड तो लाजमी करूँगा कि आप CSS की लाजमी तैयारी करें, क्योंकि देखिए मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी के साथ हर तमाम चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अगर मेरा बाहर एडमिशन हुआ ना, मैं उस क्लास से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बाहर जाना एक ख्वाब समझा जाता है, जहाँ पे हमारी मतलब मेरी पूरी फैमिली में से कोई पढ़ने के लिए बाहर नहीं गया। हाँ लोग कमाने के लिए गए, लेकिन वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर गए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई बाहर नहीं गया। और भाई हमारे यहाँ तो एक ख्वाब है बाहर जाना, यार यूरोप जाएंगे, अच्छा भाई हम UK जाएंगे, अच्छा भाई हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, कोई भाई हमारा ख्वाब है, सीधी सी बात है। और मैं आपको ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ बात ये बता रहा हूँ कि आप जो है ना CSS की तैयारी करें, ये आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल देगा। यार मैं वो नहीं रहा जो कि आज से 16 साल के एजुकेशन के बाद वो मैं और था, और जब मैंने CSS की तैयारी की अब मैं और। आपकी जो ज़िंदगी है ना जनाब, वो 180 के एंगल पे मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप CSS की तैयारी करें, आपको समझ आए कि दुनिया चल कैसे रही है। आज मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, मुझे पता है कि दुनिया में ये बिज़नेस किस जगह पे हो रहा है, कौन कौन से ममालिक हैं जो इस बिज़नेस को लॉन्च कर रहे हैं, चाइना की पॉलिसी क्या है, अमेरिका की पॉलिसी क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की पॉलिसी क्या है, मुझे एक एक चीज़ का पता है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। और मैं आज किसी बंदे से बात करता हूँ तो आप यकीन जाने कि मैं उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ अपने नॉलेज के थ्रू। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है और मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया हुआ, मेरे पास सिर्फ नॉलेज है जिसकी बना पर जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। और मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आप यकीन जाने कि दुनिया में कहीं भी अप्लाई करेंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपकी जनाब आपकी इज्जत भी होगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके लिए तालीम भी हो जाएंगे। सो आई रिकमेंड यू कि आप CSS की बहुत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। पाकिस्तान में ना क्योंकि एक मतलब ये क्या एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें जो है ना आप मुकम्मल तौर पे तैयारी करेंगे और इसमें कोई रट्टा नहीं है, मतलब रट्टा है लेकिन इस तरह का रट्टा नहीं, इस तरह कि हम पहले FSC के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रट्टे लगाते रहें। तो भाई आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि आपको पता लगे कि इसके एग्ज़ाम की वर्थ क्या है और ये दुनिया में आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, ठीक है। तो आई रिकमेंड यू कि यार आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर आपका होना होगा तो भाई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें जो आप कर सकते हैं इस मुल्क को बदलने। ऑल दो कि मुझे पता है कि आप तो ऑनेस्ट होंगे, लेकिन सिर्फ आपकी ऑनेस्टी से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनेस्ट तो इमरान खान भी था, लेकिन
क्या फ़र्क पड़ता है एक बंदे के ऑनेस्ट होने से, बाकी पूरी चेन जो है वो करप्ट होगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते, ठीक है, शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो भाई मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं आपको यही बार बार कहूँगा कि आप तैयारी करें, पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो नसीब की बात है, लेकिन जैसे आप तैयारी करके ख़त्म हो जाए, एग्जाम देके ख़त्म हो जाए फरवरी में, मार्च के बाद आप फिर बाहर अप्लाई करना स्टार्ट करें। आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट करें, आप अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास नॉर्मल अमाउंट है, तो आप जो है ना वो कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर, पोलैंड के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर, ठीक है, और स्पेन के अंदर, हंगरी के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर आप अप्लाई करना स्टार्ट करें। ये कंट्रीज़ इतने इतने वो मतलब मारे नहीं, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। बाल्कन जो स्टेट्स हैं, उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, एस्टोनिया, लिथुआनिया, उनके अंदर आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। रियली यार हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। पोलैंड के एडमिशन जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं और चेक रिपब्लिक के भी स्टार्ट होने वाले हैं, कई यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। और जो है ना नॉर्वे, स्वीडन के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्ट्स की तैयारी करें, आपके लिए और ज़्यादा जो है ना वो मौके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आर्ट्स अगर आप नहीं करते हैं ना तो भाई आपके लिए बहुत कम ऑप्शन है दुनिया में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप आर्ट्स कर लेते हैं और आपके 6.5 से अबव बैंड है, तो यकीन जाने कि आपके लिए बहुत आसान है इस मुल्क को छोड़ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस निकल आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस निकल आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से आर्ट्स की तैयारी करें। और आर्ट्स की तैयारी मैंने कुछ भी आर्ट्स की तैयारी नहीं की थी। मैंने जैसे मेरे सीएसए का एग्ज़ाम खत्म हुआ था उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने आर्ट्स की एग्ज़ाम दे दिया था। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ ली हुई थी, तो इतना मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आप उस फेज़ के अंदर नहीं हैं तो आप आर्ट्स की अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपके बैंड्स अच्छे आएँ। उसके बाद आप कंट्रीज़ को चूज़ करें और बाहर अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आई एम अवेलेबल यार, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपसे अप्लाई नहीं होगा तो भाई मैं आपकी एप्लीकेशन भी फिल कर दूँगा और कुछ हमारे लाइक, ठीक है। अब बात ये मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है। जो चलती का नाम गाड़ी, याद रखें, जो आप चल रहे हैं तो वही गाड़ी है, अगर आप रुक गए तो वो गाड़ी नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी रुकती नहीं है, किसी के लिए कभी नहीं रुकी ज़िंदगी है। जैसे मर्जी हालात है, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। ज़िंदगी जो है ना, दुनिया के हालात कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, पूरी तारीख हमें इस बात का सबक देती है। तो बस हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है। अगर हम फेल हो रहे हैं स्टिल हमें रुकना नहीं है भाई, हमें चलना है। और हम चलते रहेंगे तो हम जो है ना उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसकी हमने कभी ख्वाहिश की थी, जो हमने कभी ख्वाब देखा था। सो विश मी अ बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप भी सीएसएस के एग्जाम दे रहे होंगे या आप किसी न किसी एग्जाम के अंदर या बाहर जाने के फेज में होंगे भाई। और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इतना अक्लमंद इंसान है कि वो ब्रेन ड्रेन को टैलेंट हंट का नाम दे रहा है। ये ऐसे ही जैसे आप फाके को रोज़े का नाम दें कि आज मैंने सारा दिन रोटी नहीं खाई है, मुझे मतलब खाने के पास मेरे पास रोटी नहीं थी और मैं उसे अपने जो मैंने फाका किया है उसको मैं रोज़े का नाम दे दूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप ब्रेन ड्रेन को जो है ना वो टैलेंट हंट का नाम दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे, मुझे आप इतनी सी बात बताएं, इट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस की बात है यार। मैं मतलब क्या बोलूँ इस बारे में कि अगर हमारे मुल्क के अंदर खुद अपॉर्चुनिटीज़ होती, टैलेंट यहाँ पे एक्सप्लोर हो रहा होता, उनको वहाँ पे यहाँ पे उन लोगों को ऐसे मौके दिए जा रहे होते, तो क्या हम जैसे लोग बाहर जाते? नहीं यार, सारी यूथ इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। मुझे 18 ग्रेड का बंदा मिला किसी शादी के ऊपर, तो वो बात करते यार कि आप मतलब पूछ रहा था क्या कर रहे हो। मैंने उसे बताया, उसने पीएमएस के मेरे साथ एग्जाम दिए थे, तो मैंने उसे बताया यार कि अब तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसने वाला बोला यार कि यूथ बहुत डिस्टर्ब है। मैंने कहा नहीं, यूथ डिस्टर्ब नहीं है, यूथ इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्ब सर। आप एडजेक्टिव लगाना मत भूलें, क्योंकि हम वाकई में बहुत डिस्टर्ब हैं यार। यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं एक न्यूज़ पढ़ ला, मुझे सारी रात नींद नहीं है। आज से जो 6 से 5 साल पहले लोग बाहर गए हैं ना, वो ये कहा करते थे कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है, इस मुल्क ने हमें दिया क्या। और मैं उस वक्त ये क्वेश्चन किया करता था कि जनाब कि ये मुल्क तो बहुत अच्छा है, हमने मुल्क को क्या दिया। आज मुझे उनकी बात ये रियलाइज़ हो रही है कि वाकई में मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं उस स्टेज पर पहुंचा तो मुझे इस चीज़ पर रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास लाइक टैलेंट की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप जहाँ बाहर जाए यार, जहाँ आपकी टैलेंट की कदर है ना, आप वहाँ जाएं, ठीक है। वो लोग आपको आपके टैलेंट के मुंह मांगे पैसे देंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब हो जाएगी, आपको अच्छी फैमिली मिल जाएगी, आपकी तमाम ज़िंदगी अच्छी गुजरने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ के अंदर, यहाँ पे अगर आप रहेंगे और आप टैलेंटेड हैं, तो आपका टैलेंट सिवाय वेस्ट के और कुछ नहीं होगा। कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड यूथ है, मतलब जो यंग जनरेशन है हमारी, जो कि 15 ईयर से बिलो है, टीन एज, वो फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो टैलेंट की कदर है यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कितने ही टैलेंटेड लोगों को जो है ना वो सड़कों के ऊपर रुलते देखा है, रेडियाँ लगाते देखा है, फैक्ट्रियों के अंदर अपने हाथ मुंह काला करते देखा है। ये टैलेंट की कदर है। तो बहरहाल यहाँ पे आपका अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, तो भाई निकलो यहाँ से और
मतलब इतना घटिया किस्म की सोच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना। अ, मैं ये बात आपको बड़ी बड़ी दीदा दलेरी के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन हमारी पार्लियामेंट के अंदर जनाब, जिस दिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर सीएसएस ऑफिसर सीएसपीस बैठ गए ना, उन सारे घटिया लोगों को निकाल के सारे सीएसपीस, ठीक है, सारे सीएसपीस उस दिन बैठ के पार्लियामेंट के ना, उस दिन इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। उससे पहले कभी तकदीर नहीं बदलनी है, बिकॉज देर हाईली अनएजुकेटेड पीपल जो वहां पे इस वक्त बैठे हुए हैं, जो करंटली इसको जनाब गवर्न कर रहे हैं। देर हाईली अनएजुकेटेड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। तो भाई हम बात करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस मुल्क ने हमें क्या क्या दिया। घर में हमेशा ये परवरिश होती रही कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और किताबों में 16 साल की एजुकेशन के अंदर हमें सिखाया ही झूठ किया। गांधी कहता है और कायदे आज़म फरमाते हैं। गांधी एक ऐसा फिगर है जिसे आप इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है। जबकि आप कायदे आज़म को इंटरनेशनल में बात करें तो शायद चंद एक लोग हों जो जानते हों, वो भी पाकिस्तान के हवाले से, सिंपल। लेकिन गांधी को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन गांधी कहता है और कायदे आज़म फरमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम जंगें जीते हैं। मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि हमने बचपन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ ही पढ़ा है। लेकिन घर में हमारी ये हमेशा परवरिश होती रही कि बेटा मुआशरे में कभी तुमने झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ दगा नहीं करना, करप्शन नहीं करनी। अंग्रेजी का ये आलम है कि हमें 16 साल तक अंग्रेजी पढ़ाएगी, और जब लिखने की बारी आई, मैं आपको बताऊं कि 16 साल के एजुकेशन के बाद 90% लोग जो है ना वो ईमेल नहीं लिख सकते सर, एक ईमेल नहीं लिख सकते। ये उनकी एजुकेशन का हाल है। अंग्रेजी हमें क्या आती, हमें तो अपनी हमारी जुबान भी हमारे से छीन ली गई, ठीक है। ना हमें उर्दू आई, ना हमें पंजाबी आई, ना हमें अंग्रेजी आई, ठीक है। इंग्लिश भी हमारे हाथ से चली गई। ये हमने सीखा 16 साल की एजुकेशन में, ये हमारे मुल्क ने हमें दिया, ठीक है। हमें हमारे इस्लाम ने क्या दिया, हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो इस्लाम नाफिज होता ना, उस मुल्लाओं ने क्या दिया। इस्लाम ने तो खैर हमें बहुत कुछ दिया, मुल्लाओं ने जो हमारे सिस्टम के अंदर जो मुल्लाज हैं, जो हमें इस्लाम की तरगीब करते हैं, उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई, ठीक है। शराब की बोतल के अंदर जो है ना वो एक गिलास के अंदर शराब डाल के पी, गूंद मारा, और हमें ये सिखाया कि जनाब शराब हराम है, खबरदार तुमने शराब पी, ठीक है। हमारे जो इस वक्त बड़े बड़े जो गवर्नर लेवल पर बैठे हुए हैं मुल्ला, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे मुल्लाओं ने हमें सिखाया कि जनाब अगर तुम अहले हदीस हो तो तुमने नफरत करनी, यू आर सुपीरियर, तुमने बाकियों से नफरत करनी। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तुम बरेलवी हो तो बाकी बिल्कुल फारिग है, तुमने जो है इमाम काबा उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये हमारे हमें मुल्लों ने सिखाया। हमें शियाओं से नफरत करना सिखाई कि अगर आप शिया हो तो आपको जो है ना वो अहले जो बाकी लोग हैं दूसरे मुस्लिम हैं उनसे आपको नफरत करना सिखाई गई। ये हमारे मुल्लाओं ने हमें ये इस किस्म का इस्लामिक नॉलेज हमारे अंदर ट्रांसफ़र किया गया कि आज जो है ना वो हम किसी की बात को बर्दाश्त करना दूर की बात है, सुनना ही पसंद नहीं करते हैं कि यार तू तो हमारे लेवल का बनता ही नहीं है। हमें हमारी सोसाइटी ने ये सिखाया कि बेटा जितने तुम झूठ बोलोगे, जितनी तुम मिलावट करोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम जल्दी कामयाब होगे। जितना तुम लोगों को धोखा दोगे उतने ही तुम ऊपर आओगे, और जितनी ही जिसकी टीसी करोगे और बेईमानी करोगे उतना ही तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लोग उतने ही तुम्हारे इर्द गिर्द बैठेंगे और तुम्हारी वाह वाह करेंगे, ठीक है। 4 बंदों में तुम्हारी तारीफ होगी, क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े करप्ट आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास डाले हैं, ठीक है। और वो पैसा तुमने कहाँ से कमाया? लोगों की जेबों से कमाया। देखिए मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना वो रहील अस्कर का इलाका है। ये इसकी ज़रा तस्वीर देखें। ये वो बंदा जनाब जिसने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जनाब गालियाँ निकाली थी और ये कहा था कि पंजाबी की शान है गालियाँ। तो भाई लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तरबियत के ऊपर, जिसे तुम ये अल्फाज सिखाए हैं कि गालियाँ पंजाबी की शान है, लानत हो। तुम मुसलमान हो, अल्लाह के बंदे, तुम तो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी हो। ये वो इलाका है। तो फिर आप मुझे बताया ना कैसे हमारा दिल करेगा, कैसे मेरे जैसे इंसान का दिल करेगा इस इलाके में रहने का, जिसको ये इस जैसे लोग जो है ना वो यहाँ के एमएनए खड़े होते हैं। हमारी पुलिस ने, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है उसने हमें रिश्वत देना सिखाई। उसने हमें सिखाया कि तुम रिश्वत दोगे तो तुम्हारी इस तरह से तुम्हारे नाम पर तुम्हारे पे पर्चा होगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना वो लीगल एक्शन नहीं होगा अगर तुम हमें रिश्वत दोगे। ये हमें सिखाया हमारी पुलिस के अंदर। हमारी अदालती निज़ाम ने हमें यह सिखाया कि अगर तुम जज को खरीद लेते हो, तुम्हारा जितना से बेशक तुमने किसी का कत्ल किया है, तुम एक बहुत बड़े वडेरे हो, तुम जज को खरीद लेते हो, तुम पूरा निज़ाम खरीद सकते हो, ठीक है। हमारे जो सिस्टम है ना जुडिशियल सिस्टम, उसने हमें ये सिखाया कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिश्वत दी जाए ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिश्वत दी जाए तो नवाज शरीफ जैसे बंदे को भी जिसको तुमने डिस्क्वालीफाई किया था, तुम आईनी तरमीम कर करके उसको वापस ले आओगे और उसको क्वालिफाई कर दोगे, उसे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा दोगे। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम ने हमें सिखाया। हमारी आर्मी, यार आर्मी की सिखाई बात करें, वो तो बड़ी गेम खेलती है ना, उसने तो हमें बचपन से सिखाया ये कि आर्मी इज सुपीरियर और आर्मी इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ये आर्मी ने हमें सिखाया, ठीक है। लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब ये जो जनरेशन है ना सर, ये पड़ गई है।
ये समझ गई है आपकी आपकी करतूतों को, आपकी चालों को, जो आप हमारे साथ गेम ऑफ थ्रोन्स खेलते रहे ना, ये समझ गई जनरेशन अब ये वो जनरेशन नहीं है कि जिसे आप पढ़ाएंगे कि हमने 1971 की जंग भी जीती है, 1965 की भी जीती है और हम इस बात पे यकीन कर लेंगे। नहीं, अब ये वो जनरेशन नहीं है जिसे आप ये लॉलीपॉप देंगे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर के नाम पे आप जो है ना वो हमारे से डिफेंस के बजट जो है ना वो ज़्यादा लेते हैं। अब ये वो जनरेशन नहीं है। अब ये जनरेशन समझती है कि आप क्या क्या दो नंबरियाँ करते हैं। ये जनरेशन जानती है कि डीएचए किसने खरीदा है और पूरे मुल्क के अंदर जो फसाद चल रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है और जो टेररिज्म चल रहा है उसके पीछे वजह क्या है। ये जनरेशन अभी जानती है। ये हमारी आर्मी की रियलिटी है। हम बात करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। ये भाई जनाब, ये इस मुल्क ने हमें दिया, ठीक है। और अब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर क्यों जाना चाहते हैं मुझे बताएं। आप बाहर इसलिए जाना चाहते हैं ना कि आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके, आपके टैलेंट की कदर की जा सके और आप जो है ना वो एक तरक्की की राह पर चलें और आपकी एक लाइफ स्मूथली चले जहाँ पे आपको सिक्योरिटी हो, आपकी जान की, इज्जत की, माल की, हर तरह की आपको सिक्योरिटी हो। और इस मुल्क में क्या वो चीज़ है? अगर तो आप एक औरत है ना, तो आप ये जान लें कि इस मुल्क में आप बिल्कुल भी आप उस कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं हैं। तो एक अगर आप एक बहुत बड़े वडेरे, बहुत बड़े कोई एमएनए का आपने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा 2 नंबरी का पैसा है तो आप बिल्कुल ठीक है। आप इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क से अंदर, इस मुल्क में तो बादशाही का निज़ाम नाफिज है। इस मुल्क से बेहतर कोई मुल्क है ही दुनिया के अंदर, ठीक है। ये हमें इस मुल्क ने सिखाया। तो फिर कैसे दिल करेगा यार इस मेरी 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 जिस जनरेशन का कैसे दिल करेगा इस मुल्क में रहने का? जनाब, ये मैं नहीं हूँ, ये वॉइस ऑफ द यूथ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वॉइस ऑफ द यूथ की बात करूँ। ये पूरी यूथ की आवाज़ है जो आप इस वक्त सुन रहे हैं।